जी हाँ, सावधान भारत में छिपा फ्रांस। फ्रांस में जो कुछ हो रहा है आज उसकी अपडेट तो हम देंगे ही, लेकिन साथ ही साथ एक बड़ा सवाल भी आज TV9 भारतवर्ष उठाने जा रहा है। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर मौजूद हैं, अंजलि भी मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ खास मेहमान भी TV9 भारतवर्ष के स्टूडियो में मौजूद हैं। फ्रांस लगातार जल रहा है, हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी बदस्तूर जारी है। आज हम फ्रांस की हर तस्वीर आपके सामने लेकर आएंगे। जी हाँ, फ्रांस के अलग अलग शहरों से आ रहे सभी अपडेट्स अगले 1 घंटे में हम आपको देंगे, लेकिन साथ ही आज हम फ्रांस की घटना से भारत जैसे देश को मिल रहे एक बड़े संदेश पर भी बात करेंगे। जी हाँ, ये संदेश क्या है ये समझना भी जरूरी है। रिफ्यूजी, रंग और संप्रदाय की बात हो रही है। भारतवर्ष को क्यों सावधान होने की जरूरत है। नाहेल की हत्या निश्चित तौर पर एक जघन्य अपराध था, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई शंका नहीं है। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत है कि निष्पक्ष जांच इस पूरे मामले की हो और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अस्वीकार्य क्या है? हिंसा, तोड़फोड़, उपद्रव, लूटपाट और आगजनी जिसका सिलसिला लगातार फ्रांस में जारी है इस घटना के सामने आने के बाद। अब हम बात करेंगे कि दरअसल जो अपराध हैं इस मामले में वो कैसे सामने आए। पहला और सबसे बड़ा अपराध नाहेल की बर्बर हत्या, जिस अंदाज में उसे गोली मारी गई। दूसरा अपराध विरोध के नाम पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये हम लगातार इस घटना के सामने आने के बाद फ्रांस में देख रहे हैं। तीसरा अपराध धार्मिक रंग देकर शरणार्थियों को भड़काना। और इस पूरी घटना के बाद 5 जो मुख्य सवाल हैं, बड़े सवाल है, वो उठ खड़े होते हैं। सवाल क्या है, एक-एक करके आपके सामने रखते हैं। सबसे पहला सवाल, शरणार्थियों के मुद्दे पर क्या ये दुनिया के देशों के लिए एक सबक है? इससे सबक लेने की जरूरत है। दूसरा अहम सवाल, क्या भारत को रोहिंग्या जैसे मुद्दे पर अब सतर्क हो जाना चाहिए, अलर्ट होने की जरूरत है? तीसरा बड़ा सवाल है, क्या शरणार्थियों के धर्म और रंग को मुद्दा बनाकर देश के सामने संकट खड़ा करना आसान है? चौथा सवाल, रोहिंग्या पर जिस तरह से देश में राजनीति होती रही है, क्या वो खतरनाक है? फ्रांस की इस घटना को देखने के बाद हम ये सवाल उठा रहे हैं। और अहम सवाल जो पांचवा है वो ये कि भारत कहीं दूसरा फ्रांस न बने, क्या इसके लिए अब सख्त नीति की जरूरत है? और देखिए फ्रांस के जो हालात है इसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, यह आपके सामने टीवी स्क्रीन में। फ्रांस में चौथे दिन भी हिंसा जारी रही, तोड़फोड़, आगजनी। अभी तक 2400 से अधिक गिरफ्तारियां फ्रांस में हो गई हैं। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दुकानों को, इमारतों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है फ्रांस में। खास तौर पर अगर पेरिस और आसपास के शहरों की बात की जाए तो यहां पर हालात काफी ज्यादा खराब है। हालांकि यह भी बता दें कि 40,000 से भी ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको सड़कों पर उतारा गया ताकि इस राइट पर, ताकि इस उपद्रव पर काबू पाया जा सके। लेकिन इसके बावजूद हालात वही है, बदस्तूर हिंसा का दौर जारी। सड़कों पर आप देखिए किस तरह से जो गाड़ियां हैं वो आग की लपटों से घिरी हुई है। जो कुछ मिल रहा है उपद्रवियों को उसे तोड़ा जा रहा है और उसे आग के हवाले किया जा रहा है। ये जरा आप तस्वीरें देखिए, हर तरफ फ्रांस में आग लगी है। यही वजह है कि आज बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं कि क्या भारत में भी ऐसा खतरा बना हुआ है। ये बहुत गंभीर विषय है जिस पर अब गौर करना होगा। तो देखिए फ्रांस में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घट रहा है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। ये तस्वीरें तो आपको दिखाएंगे। अब आइए देख लेते हैं कि फ्रांस में अब तक हिंसा को लेकर अपडेट्स क्या कुछ हैं, क्या बड़ी अपडेट्स हैं। बर्निंग फ्रांस हमें क्यों नजर आ रहा है? गिरफ्तारी 2400 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है, क्योंकि दंगे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस कर्मियों की तैनाती, जी हां, ऑर्डर दिया गया है कि 45,000 पुलिसकर्मियों की एक पूरी फौज मैदान में उतार दी जाए। दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी का सिलसिला भी लगातार जारी है। 2500 दुकानों को आग के हवाले किया जा चुका है। बिल्कुल। और देखिए इसके अलावा निशाने पर क्या है, वाहन है, इमारतें जिन्हें लगातार तोड़ा जा रहा है, जिन्हें आग के हवाले किया जा रहा है। इमैनुअल मैक्रों की क्या अपील है फ्रांस के राष्ट्रपति की? बच्चों को घर पर रोकें, यह अपील इमैनुअल मैक्रों करते हुए नजर आ रहे हैं। मैक्रों की जर्मनी यात्रा टाल दी गई।
और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर फ्रांस में जारी उपद्रव को लेकर। बड़ी खबर क्या है ये देखिए, टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। पेरिस से प्रदर्शन की अब हैरान करने वाली तस्वीर सामने आ रही है। फ्यूल टैंकर लेकर भागे हैं प्रदर्शनकारी। आप देखिए हालात कितने ज्यादा भयावह। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा हमने आपको बताया 45,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, लेकिन उनकी आंखों के सामने कैसे उपद्रवी, कैसे जो लोग बवाल यहां पर कर रहे हैं वो फ्यूल टैंकर को ही लेकर भाग गए। एक और बड़ी अपडेट ये कि फ्रांस में लगातार चौथे दिन से दंगे जारी हैं। आज चौथा दिन हो गया है। पेरिस में जगह जगह आगजनी और तोड़फोड़ हो रही है। तो फ्रांस में जिस तरीके की तस्वीरें लगातार अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं। आपको बता दें कि फ्रांस में आज चौथा दिन हो गया है जब इसी तरीके से दंगे हो रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में आगजनी की जा रही है। कई इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। 500 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचाया गया है। 2000 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया है। तो देखिए जो हालात हैं वो बहुत ज्यादा चिंताजनक नजर आ रहे हैं और हालात संभलते नहीं संभल रहे हैं। देखते हैं फ्रांस ने शरणार्थियों का दिल खोलकर स्वागत किया कैसे, लेकिन कैसे शरणार्थियों की बढ़ती आबादी ही अब उसके लिए संकट की वजह बन गई है। इससे जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हम आपको देते हैं। फ्रांस में कैसे संकट बने शरणार्थी। 3 देशों से बड़ी संख्या में शरणार्थी फ्रांस पहुंचे। अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया, इससे सबसे ज्यादा शरणार्थी फ्रांस में पहुंचे हैं। लेकिन अब यही शरणार्थी फ्रांस के लिए संकट बन गए हैं ऐसा लग रहा है, क्योंकि प्लान्ड वे में जिस तरह से करुणा हिंसा को अंजाम दिया जा रहा है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करती हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, 3 देशों से बड़ी संख्या में अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया से शरणार्थी आए हैं, जो फ्रांस के लिए एक बड़ा संकट। और ये तस्वीरें देखिए क्या हाल कर दिया है फ्रांस का, क्या हाल कर दिया है पेरिस की सड़कों का। बिल्कुल, और इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। रामकृपाल सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। समीर चौगावकर जी हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। जयशंकर गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इसके अलावा बादल देवनाथ साहब भी हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, टीएमसी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। लेकिन सबसे पहले समीर चौगावकर जी, मेरा सवाल आपसे, फ्रांस में जो कुछ घट रहा है वो चौंकाने वाला है, हैरान कर देने वाला है। माना कि इस तरह की घटनाएं इससे पहले भी हुई हैं, लेकिन एक लड़के की जान चली जाती जो कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसके बाद जो कुछ घट रहा है, क्या आपको नजर आता है कि असल वजह इसके पीछे कुछ और ही है? कुछ लोग हैं जो फ्रांस को जलाने में जुटे हुए हैं, आमादा है? बिल्कुल समीर जी, ये कोई पहला वाकया नहीं जो फ्रांस में इस तरह की घटना घटी है। आप देखेंगे 2005 में भी इस तरह का एक बड़ा बवंडर फ्रांस के अंदर हुआ था और उस समय भी लगभग 10 से 12 हज़ार वाहनों को जला दिया गया था और हजारों लोग उस दंगे में मारे गए थे और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो मुझे लग रहा है 2005 में ही फ्रांस को चेत जाना चाहिए था कि जिन्हें वह शरणार्थी समझ के अपने देश में जगह दे रहे हैं वो दरअसल घुसपैठिए थे, जो ट्यूनीशिया से आए थे, जो मोरक्को से आए थे, जो अल्जीरिया से आए थे और बाकी देश और जगह से आए हुए लोगों ने फ्रांस का आज ये हाल बना दिया है। तो मुझे लग रहा है फ्रांस कि इस दंगे से जो फ्रांस की जहाँ स्थिति है उससे भारत को भी सतर्क रहने की जरूरत है। आने वाले समय में अगर भारत की स्थितियां अगर नहीं सुधरी, जो इस तरह से घुसपैठिए भारत के अंदर अवैध लगातार आते जा रहे हैं, हालांकि केंद्र सरकार बहुत तेजी से वाजिब सवाल है सर, और इसलिए इस पर हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं। टीएमसी के नेता देवनाथ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। देवनाथ जी, क्या सतर्क होने की जरूरत नहीं है? फ्रांस में जो कुछ हो रहा है उसको देख करके भारत को, रिफ्यूजियों को शरण देना खतरे से खाली नहीं होगा अगर फ्रांस की घटना पर नजर डाले तो? बिल्कुल मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। समीर जी, देखिए ये तो फ्रांस में नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में हर दिन लोग मर रहे हैं। मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा, मोदी जी, अमित शाह जी कुछ नहीं कर रहा है। 100 के ऊपर लोग मणिपुर में मर गए। क्या हो रहा है मणिपुर में?
यही तो हो रहा है। जाति दंगा तो मणिपुर की घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आपको पता है ना पश्चिम बंगाल का क्या हाल है, वहाँ कितने शरणार्थी कैसे आते हैं ये सबको पता है। मैडम तो क्या क्यों टोक रहा है मैडम, बोलने दीजिए ना, 1 मिनट तो टाइम दीजिए मैडम प्लीज। मैं चाहती हूँ शुरुआत आप अपने राज्य से करें। हर दिन लोग मर रहे हैं, लेकिन यहाँ मणिपुर में सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रहा। फ्रांस में तो एक्शन ले रहा है, फ्रांस में वहाँ का फोर्ट तो एक्शन ले रहा है, लेकिन मणिपुर में क्यों नहीं? बंगाल में क्या, और बंगाल में तो नहीं। बादल देवनाथ साहब, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, नाकामयाबी हाथ लगी है। लेकिन बंगाल की आप बात करें, क्योंकि यहां पर हम समस्या जिसका जिक्र कर रहे हैं वो है घुसपैठियों की समस्या। कहा जा रहा है कि घुसपैठियों ने यह हाल कर दिया, शरणार्थी जिनको शरण दी गई फ्रांस में, उन्होंने फ्रांस को जला दिया। यह समस्या क्या बंगाल के नजरिए से अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण नजर नहीं आती आपको? समीर जी, बंगाल में पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा मुस्लिम बंगाल में रहते हैं। 3.5 करोड़ के ऊपर मुस्लिम बंगाल में रहते हैं, और यहाँ पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। और ममता बनर्जी सारे धाम, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन बौद्ध जैन सिख सबका नहीं, मुसलमानों की तो बात ही नहीं की मैंने। मैं तो आपसे सिंपल ये पूछ रहा हूं कि जो घुसपैठिए भारत में दाखिल हो जाते हैं, रोहिंग्यास का जिक्र होता है, घुसपैठियों का जिक्र होता है, वो कितना बड़ा खतरा है? यहाँ पर हम सब शांति से है। दूसरा बात, ऐसे हिंदू मुस्लिम धर्म मटकन करने का कोई क्वेश्चन, ध्रुवीकरण करने का कोई क्वेश्चन मत कीजिए सर। मैं कह रहा हूँ बंगाल में हम सब शांति में है। नहीं देखिए देवनाथ जी शायद से आप समझे नहीं। यहाँ पर मसला हिंदू मुस्लिम का नहीं हो रहा है, यहाँ मसला है शरणार्थियों का, रिफ्यूजियों का मसला हो रहा है, जिनको शरण फ्रांस की तरफ से दी गई। आज वही कैसे वहां पर दंगे कर रहे हैं। तो बात, सीधा सवाल यहाँ पर शरणार्थियों से जुड़ा है। क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक बड़ा खतरा भारत के लिए भी हो सकता है? ये सीधा सवाल देवनाथ जी आपसे। तो मणिपुर में एक्शन लेना चाहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। चलिए ठीक है, ठीक है। मणिपुर पर जब हम चर्चा करेंगे तो आपको जरूर बुलाएंगे बादल जी। लेकिन इस वक्त हमारे सहयोगी हिमांशु दीक्षित भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो सीधे पेरिस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अगली खबर का मैं रुख करूं उससे पहले हिमांशु एक अपडेट आपसे चाहूंगा। अभी भी क्या फ्रांस इसी तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि अब तो 45,000 पुलिस वालों की फौज उतार दी गई है वहां पर। हालात काबू में होते दिख रहे हैं या नहीं? जी मैं बता दूं, जैसे कि हमारे एक विशेषज्ञ ने बताया था कि 2005 में भी फ्रांस में सिमिलर दंगे हुए थे, पर याद रखिए वो दंगे तकरीबन 2 से 3 महीने चले थे। आज सिर्फ चौथा दिन है। और बता दो, 2 तरीके का फ्रांस है। एक फ्रांस है दोपहर में और एक फ्रांस है रात में। आप दोपहर में निकलेंगे तो आपको लगेगा कुछ नहीं हुआ है, और जैसे ही सूरज ढलता है, जो क्योंकि इस समय यहाँ समर चल रहा है, तो सूरज 10 बजे के अराउंड ढलता है, पूरा का पूरा फ्रांस बदल जाता है रात के हिसाब से जब होता है। मैं खुद इसका कल एक विक्टिम था, क्योंकि मैं शूटिंग कर रहा था, मेरा फोन ट्राइपॉड पे लगा हुआ था, मैं शूट कर रहा था, और उन्होंने आए, मेरा फोन गिराया, तोड़ के भाग गए। तो और बिल्कुल कंप्लीट लॉलेसनेस है। इस समय कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई जा रही है। 45,000 पुलिस वाले कल पूरे फ्रांस में फैले हुए थे, लेकिन उसके बावजूद भी, और मैं बता दूं, ये चीज सिर्फ फ्रांस तक रुक नहीं रही है, बेल्जियम भी पहुंच गई है, और मुझे नहीं लगता कि ये रुकने वाला है। और हम तस्वीरें जो देख रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त फ्रांस में क्या स्थिति विद्रोह की बनी हुई है। लौटेंगे आपके पास। देखिए एक और बड़ी खबर ये कि फ्रांस में शरणार्थियों से मुश्किल और बढ़ गई है। 3 मुस्लिम देशों से आए सबसे ज्यादा शरणार्थी, और इसी को लेकर के लगातार हम बात कर भी रहे हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया से आते हैं शरणार्थी, मोरक्को से भी बड़ी संख्या में फ्रांस शरणार्थी आए हैं, और अब फ्रांस की जो मुसीबत है वो वहां रहने वाले शरणार्थी ही बन गए हैं। तो देखिए अब ये है कि जो हालात इस वक्त फ्रांस के बने हुए, क्योंकि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज है, जो यहाँ पर शरणार्थी, वो इस वक्त बड़ी मुसीबत साबित हो रहे हैं। अब जरा मैप के जरिए आप देखें कहां से कितनी संख्या में शरणार्थी फ्रांस आए हैं। अगर हम बात करें कि जो मुस्लिम आबादी है वो फ्रांस में कितनी, वो आप यहां पर देख लिए 6.7 करोड़, यानी कुल आबादी का 10% मुस्लिम आबादी। और अब इसमें जो बताया मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया, यहां से वो आबादी आती है जो कि बतौर शरणार्थी, बतौर माइनॉरिटीज यहां पर कैलकुलेट। बिल्कुल, और एग्जैक्ट डेटा भी हमने यहां पर अपने दर्शकों के लिए निकाला है। मोरक्को की आबादी देखिए 3.7 करोड़ है, करीब 99% यहां पर मुस्लिम है। अगर ट्यूनीशिया की बात की जाए, आबादी 1 करोड़ 20 लाख, 99% मुस्लिम, और अल्जीरिया में 4.4 करोड़ आबादी है, यहां भी 99% मुस्लिम आबादी है। ये वो तमाम मुल्क हैं जहां से सबसे ज्यादा शरणार्थी
फ्रांस में पहुंचे हैं करुणा। बिल्कुल, और यही वजह है कि इस वक्त जो हालात हैं और फ्रांस को भी इस बात पर सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से आज फ्रांस में हालात है, हालांकि जब देवनाथ जी से हमने सवाल पूछा तो मसले को दूसरी तरफ ले जाते हुए जरूर नजर आए, वो मणिपुर पर बात करे थे, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो सिचुएशन है वो भारत के लिहाज से भी कितनी गंभीर है? देखिए, हिंसा और उपद्रव हर जगह नाजायज है, चाहे वो फ्रांस में हो, चाहे मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो। अगर आपको किसी बात का विरोध करना है तो उसको आप शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। फ्रांस की समस्या में अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं आया है, कहीं से नहीं आया है कि ये शरणार्थियों ने ही या रोहिंग्या लोगों ने ही वहाँ पे उपद्रव किए हैं या हिंसा किया है। ये हम मीडिया के लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं या बताया जा रहा है। अधिकृत तौर पर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे अगर वहाँ हिंसा हो रही है तो कुछ लोग, कुछ हजार लोग या कुछ लाख लोग मिलकर के नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है, फर्क क्या है कि मणिपुर में जब हिंसा होती है तो हम उसकी चर्चा नहीं कर पाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री वहाँ नहीं जा सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री तब अमेरिका में दावत कर रहे होते हैं। फ्रांस में जब घटना हुई, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपनी महत्वपूर्ण बैठक छोड़ करके लौट आते हैं। जर्मनी का दौरा उन्होंने रद्द कर दिया। लेकिन सर एक अपडेट ये भी देखिए, रामकृपाल जी जरूर ये कह रहे हैं, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन जिसकी सर बात कर रहे हैं, उन्होंने तो बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिया है। कहा है कि ये वीडियो गेम की वजह से विद्रोह हो रहा है फ्रांस में और वो पार्टी करते भी नजर आए। ये वीडियो भी सामने आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर है, फ्रांस के मार्सेले में भी हंगामा चल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई दुकानों में की है तोड़फोड़। ये देखिए, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। फ्रांस के अलग अलग शहरों में विद्रोह की तस्वीरें, आगजनी की जा रही है, इमारतों को आग लगा दिया जा रहा है, लाइब्रेरी को आग लगा दिया गया। इस तरीके की तस्वीरें इन दिनों फ्रांस में आम हो चुकी हैं। तो देखिए, कई अहम सवाल खड़े हो चुके हैं इस हिंसा को, इस आगजनी को देखने के बाद। बड़ा सवाल यही है कि देशों के लिए क्या घुसपैठिए संकट बन रहे हैं। आइए भारत के आंकड़ों को समझते हैं, क्योंकि भारत को लेकर हम सब इस पैनल में मौजूद सारे के सारे लोग चिंतित हैं। गैर कानूनी ढंग से भारत में मौजूद बांग्लादेशी, इनकी संख्या करीब 1,10,000 के आसपास बताई जाती है, जो आज की तारीख में चिंता का सबब नजर आते हैं। साल दर साल घुसपैठियों की संख्या कैसे बढ़ी है, 2017 में 26,000, 2018 में 50,000 और 2019 में 35,000 घुसपैठिए भारत में पहुंचे। और देखिए, सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो पश्चिम बंगाल में है, जो कि आंकड़े हमें बताते हैं। यही वजह है कि हम देवनाथ जी से सवाल भी पूछ रहे थे। अब देखिए, 2017 में सीमा पर पकड़े गए बांग्लादेशियों की अगर संख्या की बात की जाए, इसमें भी कैसे इजाफा हुआ है। 2017 में 1,175, तो 2018 में 1,118 और 2019 में 1,351। यानी कि ये आंकड़े ये बतला रहे हैं कि जो घुसपैठ की कोशिश है उसमें भी इजाफा किया हुआ है, तभी ये लोग पकड़े भी गए। बिल्कुल, और संकट देखिए क्या है, वैध तरीके से आना लेकिन अवधि खत्म होने के बाद भी बने रहना। यह मोडस ऑपरेंडी आमतौर पर होती है कि वैध तरीके से आएंगे तो, लेकिन जो तय वक्त होगा उसमें जाएंगे नहीं और यहीं पर रह जाएंगे। यही सबसे बड़ा संकट है और इस संकट से कैसे मुक्ति पाई जाए, इस पर ना सिर्फ सोचना होगा बल्कि इसके सलूशन पर भी बात करनी होगी। बादल देवनाथ साहब, सिर्फ इनकार करने से तो कोई मसला हल नहीं होता। समीर जी, मैं एक बार आपका बात मान लिया मैंने। बंगाल में घुसपैठिया आ रहा है, बांग्लादेश से आ रहा है जी, बांग्लादेश से घुसपैठिया आ रहा है। बॉर्डर में कौन है? बॉर्डर में तो बीएसएफ है। बीएसएफ को 50 किलोमीटर ज्यादा एरिया दे दिया गया है, होम मिनिस्टर अमित शाह ने दे दिया। लेकिन 50 किलोमीटर ज्यादा देने के बाद भी 15 किलोमीटर था, उसके बाद 50 किलोमीटर, उसके बाद 80 किलोमीटर दिया। लेकिन उसके बाद घुसपैठिया आएगा तो बांग्लादेश से इसका दोष किसके ऊपर जाएगा? पहले बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, मोदी जी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है, राजनाथ सिंह प्रतिरक्षा मंत्री क्या कर रहा है? मैं यही जानना चाहता हूँ। नहीं तो पश्चिम बंगाल की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया, तो कहना चाहता हूँ, आप लोग क्या कर रहे हैं? सरकार ने इस मुद्दे को उठाया, गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को ईमानदारी से उठाने की कोशिश की गई कि यह समस्या है। समाधान कीजिए।
मेरा कहना है उस समस्या का समाधान कीजिए। घुसपैठिया आ रहा है तो पकड़े जा रहा है, ये भी हमको मालूम है। कोर्ट में जा रहा है, कोर्ट से एनर्जी कर रही है लागू करने का, ये भी मुझे मालूम है। सर देखिए देवनाथ जी, स्टूडियो से सवाल आ रहा है कि एनआरसी का विरोध फिर आप क्यों करते हैं? लौट रहे हैं आपके पास, एक जल्दी से अपडेट ले लेते हैं फ्रांस की सिचुएशन पर। पेरिस से हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, 4000 से भी ज्यादा जगहों पर आग लगा दी गई। विद्रोह की ये तस्वीरें लगातार हम फ्रांस से देख रहे हैं। जरा ये भी हमें बता दीजिए कि फ्रांस की सरकार इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? सब कुछ पुलिस के भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि 45,000 पुलिस तो रोक नहीं पा रही इस हिंसा को। जी, अगर ये जैसे कि फ्रांस में एक लीडरशिप है इमैनुअल मैक्रों की, ऑफ कोर्स जो प्रेसिडेंट है, उसके बाद एक राइट विंग लीडरशिप भी है जिसमें मैरीन ले पेन और ज़ेमोर आते हैं। उन्होंने बोला है कि फ्रांस में इमीडिएटली स्टेट ऑफ इमरजेंसी हो जानी चाहिए क्योंकि ये लोग इसको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। ये आपको जानना जरूरी है कि ये सिचुएशन और ज्यादा इस समय बुरी तरीके से बदतर होती गई है क्योंकि जो उम्र है लोगों की जो ये कर रहे हैं, मोस्टली जो अरेस्ट हुए हैं जो माइनॉरिटी बैकग्राउंड के हैं यहाँ पे, उनकी उम्र है मिनिमम 13 साल जो अरेस्ट हुए हैं, एवरेज एज 17 साल, और यहाँ पे स्कूल हॉलीडेज हो चुके थे। इसीलिए मैक्रोन का जो लूज स्टेटमेंट जिसको आप हम लोग बोल रहे थे पहले कि वो वीडियो गेम को ब्लेम कर रहे थे और बैड पेरेंटिंग को, वो एक तरीके से यही बता भी रहे थे कि ये मोस्टली जो। लेकिन हिमांशु, इन लोगों को भड़का कौन रहा है? जिस मुल्क में ये रहते हैं उसी को जलाने के लिए कौन हवा दे रहा है इन लोगों को? ये बड़ा सवाल है। ये पता क्यों नहीं लगाया जा पाया अब तक? देखिए, ये फ्रांस के वैसे हम लोग को पता है, इनके डीएनए में है कि इनको प्रोटेस्ट करना है, बट ये प्रोटेस्ट नहीं रह गया। ये सबको पता है, एक तरीके से पूरा वायलेंट लॉलेसनेस हो चुकी है। ये बेसिकली ये सुन एक बात, ये एंगर है बेसिकली इनका कहना ये है कि जितने भी पुलिस वाले, पुलिस स्पेसिफिकली लड़ाई पुलिस के खिलाफ है, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, सिस्टमिक रेसिज्म के खिलाफ लड़ाई है। इनका कहना ये है कि पुलिस जो है सिर्फ ब्लैक और अरब्स को यहाँ पे टारगेट करती है क्योंकि 2013 में ऐसे रिकॉर्ड 13 इंसिडेंसेस हुए थे जबकि व्हीकल पे एक गोली मारी गई थी और 13 लोग मरे थे और वो सारे के 13 लोग माइनॉरिटीज के थे। तो इनको लग रहा है कि ये माइनॉरिटी टारगेट हो रही है और 2023 में ये तीसरी ऐसी हादसा हुआ है जिसमें एक माइनॉरिटी या एक अरब को या फिर आप बोल सकते हैं जिसको टारगेट किया गया है। तो ये पूरी तरीके से एंगर है उनका। और ऑफ कोर्स ये प्रोटेस्ट था, लेकिन हमारे साथ रामकृपाल जी भी बने हुए हैं। रामकृपाल जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या घुसपैठिए आएंगे तो उसी देश में आग लगाएंगे जहां पर वो रहते हैं? इस सवाल के साथ सर लौट रही हूं, माफ कीजिएगा, एक ब्रेकिंग न्यूज के बाद पेरिस में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो देखिए ये बड़ी खबर है, पेरिस में अब पुलिस एक्शन के मोड में आ गई है, कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। रामकृपाल जी, इन तस्वीरों को देख करके और जो मेरा सवाल था, क्या कहेंगे आप? देखिए अंजलि जी, एक जो आपका मेन सवाल है कि जो कुछ फ्रांस में हो रहा है, क्या उससे भारत को भी सबक लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए? देखिए, अभी आपके संवाददाता ने जो एक चीज़ बताई है, फ्रांस में जो कुछ भी हो रहा है तात्कालिक उसका एक बहाना है कि वो एक नाबालिग आप कह लीजिए, उसको जो नाहिल को मारा गया था। लेकिन हकीकत यह है कि आप देखिए, इस घटना से पहले भी फ्रांस हमेशा सुर्खियों में रहा है। किसी न किसी चीज़ को लेकर के वहाँ पर एक जिसको कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय को लेकर के वो सुर्खियों में हमेशा रहा है, विरोध होता रहा है, तमाम तरह की चीज़ें। तो ये जो घटना इतनी लंबी चल रही है उसमें नाहिल का एक हो सकता है तात्कालिक कारण, लेकिन ये अंदर छुपा हुआ है, जैसा आपके संवाददाता ने कहा। देखिए, ताली दोनों हाथ से बजती है। यही फ्रांस है जहां पे इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी 1789 में रूसों ने नारा दिया था, बिल्कुल, यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। लेकिन दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरे यूरोप और अमेरिका में आज भी कहीं न कहीं प्रैक्टिकल रूप से एक जिसको कहते हैं ना रेसिस्ट फीलिंग रहती है। काले गोरे का एक भेद होता है, वो जिस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं उसका एक स्वाभाविक रूप होता है। एग्जैक्टली। और सर, ये हम देखते भी कैसे वहां पर इलेक्शन के दौरान ये बड़ा मुद्दा भी बनता हुआ नजर आता है, जो काले गोरे का भेद जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। खैर, हम इस पर ही बात करेंगे कि 4 दिन के बाद भी क्यों नहीं कंट्रोल हो रही हिंसा। लेकिन एक बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। देखिए, 17 साल का नाहेल जो कि मारा गया, जिसकी मौत हुई हिंसा के बीच, अब नाहेल की मां का बड़ा बयान सामने आया है। हत्या के लिए सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है, नाहेल की मां की तरफ से बयान दिया गया है। 17 साल का नाबालिग, सभी पुलिस वाले दोषी नहीं है, ये नाहेल की मां बोल रही है। सिर्फ एक शख्स है जो कि इस हत्या के लिए जिम्मेदार है। फ्रांस के शहरों में नहीं कम हो रहा है तनाव।
तो देखिए कितनी अजीब बात है कि जिस परिवार को सबसे ज्यादा दुख में सबसे ज्यादा आक्रोशित होना चाहिए वो परिवार और नाहेल की मां ये कह रही है कि सिर्फ एक पुलिस वाला दोषी है जिसने गोली चलाई, ना कि सारे पुलिस वाले। और ऐसे में जो लोग इस वक्त सड़कों पर उतरकर आगजनी कर रहे हैं, पूरे शहर को जला रहे हैं, उनके पीछे कौन है ये जानने की जरूरत है। कैसे नाहेल के केस को ट्विस्ट देकर फ्रांस में बसे तमाम शरणार्थियों से जोड़ा गया और लोगों को भड़काया गया, ये भी आप जान लीजिए। ये बहुत अहम सवाल है। नाहेल केस में शरणार्थी ट्विस्ट दिया गया क्या? 17 साल के लड़के नाहेल को पेरिस में गोली मार दी जाती है क्योंकि ट्रैफिक नियमों का उसने उल्लंघन किया था, ऐसा आरोप था। पुलिसकर्मी ने गोली मारी, फ्रांस की ट्रैफिक पुलिस ने सड़क पर ही उसे गोली मारी, वो वहीं पर ढेर हो गया। पुलिस के खिलाफ गुस्से के बीच लोग श्रद्धांजलि देने जमा हुए। पूरी टाइमलाइन समझिए। बिल्कुल। तो और इसके बाद और क्या हुआ, कैसे ये जो मामला है वो और ज्यादा गरमाता हुआ नजर आया। पुलिस के खिलाफ गुस्से के बीच लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जमा हुए। ये दो तस्वीरें भी आप जरा गौर करिए। जब 27 तारीख का वो वीडियो है जहां पर नाहेल को पुलिसकर्मी गोली मार रहा, यही बात नाहेल की मां बोल रही है कि एक शख्स जिम्मेदार है। अंजलि, आपके पास बड़ी खबर। बिल्कुल। और इस बीच देखिए एक और अपडेट है। मार्सेलिस सिटी की बात करें तो यहाँ पर हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने हैं। यहाँ की सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो पा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। मार्सेलिस सिटी का हाल देखिए। यहाँ पर लगातार विद्रोह की तस्वीरें सामने यहाँ से आ रही हैं। आग लगाई जा रही है। शहर इस वक्त विरोध की तस्वीरों से पटा पड़ा है। तो मार्सले शहर की एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन मार्सले की एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यहां पर हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। मार्सले में लगातार हालात खराब हो रहे हैं और यहां की तस्वीर जरा आप देखिए किस तरह से सुरक्षा कर्मी तो हैं सड़कों पर, लेकिन उनसे स्थिति काबू में नहीं आ पा रही। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं मार्सले की। और समीर चौगावकर सर, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि ऐसा क्या लग रहा है, जो सवाल इससे मैंने टीज भी किया था कि 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, रूट कॉज क्या है, कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, ये सारी जानकारियां छन छन कर सामने आ रही है, लेकिन फिर भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि 2005 की पुनरावृत्ति फ्रांस में इस बार हुई है, पेरिस के अंदर और पूरे देश के अंदर। मुझे लग रहा है लंबे समय से जो शरणार्थी के नाम पे जो अवैध घुसपैठिए फ्रांस के अंदर आकर जम गए थे, बेसिकली ये सब लोग इकट्ठा होकर उत्पात कर रहे हैं और पूरे देश को एक बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो अभी कहना चाहता हूँ कि टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ बादल जी हैं, वह लगातार मणिपुर की बात कर रहे हैं, लेकिन वह यह बताना कि स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि एनआरसी का विरोध उन्हीं की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करती है। बेसिकली जो बंगाल में जो सरकार है, पूरी बांग्लादेश के जो घुसपैठिए घुसे हुए उसके दम पर बनी हुई सरकार है। ममता बनर्जी तो पूरे घुसपैठियों की मुख्यमंत्री है। ठीक है समीर सर, क्योंकि अब देवनाथ जी जवाब देना चाहेंगे, बताइए। समीर जी, मैं एक लाइन कहना चाहता हूँ। जो लोग हिंसा फैलाते हैं, जो लोग आतंक फैलाते हैं, जो लोग दंगा करते हैं, ये लोग ना किसी देश का अच्छे नागरिक या गुड सिटीजन होता है, ना खुद का धर्म मानते हैं। ये लोग जो भी देश में रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो भी देश हो, वो पूरी तरह एक्शन लेना चाहिए। और बात है एनआरसी का। मैं आसाम में 2-3 बार गया, डिटेंशन कैंप में भी गया। आसाम में एनआरसी को लेके क्या हुआ, हजारों को लोग 19 लाख के ऊपर एनआरसी में आए और 54 को लोग आत्महत्या कर ले। ये बताइए क्या बंगाल में ना पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार सबक लेगी जो हो रहा है फ्रांस में, हाँ या ना में? कम से कम इससे आप थोड़ा संभलेंगे या फिर नहीं? मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ। मैं तो बोल दिया, जो लोग दंगा फैलाते, जो लोग आतंक फैलाते, जो लोग हिंसा फैलाते, किसी भी देश में, जो भी देश, मेरा देश में हो, दूसरे देश में हो, ये लोग ना खुद गुड सिटीजन होता है, ना अच्छे नागरिक होता है, ना खुद का धर्म मानते। ठीक है देवनाथ जी, तो जरा आप यही बता दीजिए कि फ्रांस की इस घटना को देखते हुए जहां शरणार्थी मुसीबत बन गए, भारत में किस तरीके की सख्त नीति अपनानी चाहिए? पश्चिम बंगाल में तो आपकी सरकार भी है, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नहीं मैडम,
ये जो सीए, एनआरसी और घुसपैठियों का बात, शरणार्थियों का बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है, ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं। पर ये जरूरी है ना, यही तो पूछ रही हूँ मैं, ये जरूरी है कि नहीं है? विधानसभा में बिल पास करके वो कुछ एक्शन ले सकता है, लेकिन एक्शन खुद लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। जी, एनआरसी जरूरी है कि नहीं? जो हुआ आसाम में, बंगाल में एनआरसी लागू होना चाहिए कि नहीं बादल जी? देवनाथ जी, दिक्कत ये आप सवाल समझते नहीं और फिर जवाब भी नहीं देते, कहीं और चले जाते हैं। आपका डायरेक्शन कहीं और है। पहले आप सवाल का जवाब देने पर आइए, फिर आपसे बात करते हैं। लौट रहे हैं आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही हूँ आपके पास। देखिए, ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रिफ्यूजियों की वजह से संकट और बढ़ता जा रहा है फ्रांस में। फ्रांस की नीति पर भी अब सवाल उठने लगे। रिफ्यूजियों के साथ भेदभाव का रंग दिया गया इस पूरे विद्रोह को। देखिए, नाहेल की हत्या को कहा गया रिफ्यूजियों से बर्बरता, जबकि नाहेल की मां ये कह रही हैं कि नाहेल की हत्या के लिए सिर्फ एक पुलिसकर्मी दोषी है। सभी पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराना गलत है। तो देखिए, फ्रांस ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन्हें मानवीयता के आधार पर शरण दी जा रही है वही उसके लिए एक बहुत बड़ा संकट बन जाएंगे जो आज वहां पर हो रहा है। लेकिन ऐसा हुआ है। तो आइए बिग वॉल के जरिए समझते हैं कि रोहिंग्या को शक्ल में जो भारत के सामने कैसे एक बड़ा जो रिफ्यूजी संकट है वो आन खड़ा हुआ है। ये बिग वॉल के जरिए एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, ये तस्वीर तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं जो इस वक्त हालात है भारत में रोहिंग्या। यूएनएचसीआर के आंकड़ों में क्या है, 16,000 की संख्या में जो आंकड़े हैं वो यूएनएचसीआर के बता रहे रोहिंग्या के, और वास्तविक संख्या जो अनुमानित है, ये तो आंकड़े ऑफिशियल, वास्तविक संख्या अनुमानित है 40,000 की। यही वजह है कि आज संकट की बात की जा रही। धर्म संकट यहां पर क्या है, आप देखिए, अपने मूल स्थान म्यांमार में 2017 में करीब 10 लाख रोहिंग्या थे। म्यांमार सिर्फ 40,000 रोहिंग्या को अपना नागरिक मानता है। यह एक बहुत बड़ा धर्म संकट है। और क्या है, म्यांमार में जातियों से भागकर बांग्लादेश और भारत आए ये रोहिंग्या। अब रोहिंग्या बांग्लादेश और भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही देश में कई रोहिंग्या के पास यूएनएचसीआर का रिफ्यूजी आई कार्ड है। किसी भी रिफ्यूजी को जबरन उसके मूल स्थान पर भेजने के खिलाफ है जो यूएन कहता है, और साथ ही खास तौर से ऐसी जगहों पर भेजने के खिलाफ है जहां पर उन्हें संकट हो, जहां पर खतरा हो। यानी कि अगर एक बार फिर से म्यांमार से बात की जाती है, हालांकि भारत यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, यहां पर भी ये चीज आप देखिए, ये बड़ी गौर करने की बात है। तो देखिए, ये रोहिंग्या का जो जिक्र हमने किया है, जयशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है, ये आंकड़े क्या बतला रहे? फ्रांस का तो हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ये आंकड़े भी कभी भी एक बड़े संकट के तौर पर उभर सकते हैं जो रोहिंग्या की हमने बात की। नहीं, करुणा संकट सबसे बड़ी बात मैंने शुरू में ही पूछा कि क्या ये साबित हो गया है कि फ्रांस की जो हिंसा और उपद्रव है उसमें शरणार्थियों का ही हाथ है? अभी तक तो ये साफ हुआ नहीं है। अभी तक फ्रांस की सरकार जो हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि ज्यादातर जो गिरफ्तार हुए हैं वो माइनॉरिटी से ही हैं। आप मेरी बात सुन लीजिए, ये भारतीय मीडिया में जिस ढंग से प्रचारित हो रहा है दुनिया में और कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय जो समाचार एजेंसियां हैं या जो खबरें उसमें कहीं नहीं आ रहा है। फ्रांस की सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। ये हम सिर्फ कह रहे हैं कि हाँ, वहाँ के शरणार्थी है, घुसपैठी बन गए, उन्होंने ऐसा किया है। वहाँ नस्ली हिंसा जिस ढंग से हो रही है, नस्लवाद जिस तरह से हावी हुआ, जैसे हमारे बड़े भाई रामकृपाल जी भी बता रहे थे, अल्जीरिया का जो रहा होगा, वहाँ यहाँ का रह रहा था, उसके लड़के को जो नाबालिग लड़का है उसकी हत्या की, जिस ढंग से हत्या की गई उसका कोई ठीक है। जयशंकर जी, आपने जो सवाल पूछा कि शरणार्थी है या फिर नहीं, हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर अंजलि आपके पास। जी हाँ, तो सर आपको ये भी बता दें कि पूरी वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रही है और हमारे जो सहयोगी हिमांशु वो लगातार वहां से जानकारी भी दे रहे हैं। लौटेंगे इस खबर पर। देखिए, एक और बड़ी खबर, मॉन्टपिलर में पुलिस का हुआ है लाठीचार्ज, क्योंकि यहाँ पर भी प्रदर्शन लगातार हो रहा था। लूट मचाने वालों को पुलिस ने पीटा है, दुकानों को नुकसान पहुंचाने वालों पर एक्शन लिया गया है। तो और देखिए, एक और बड़ी खबर, पेरिस में कई गाड़ियों को आके हवाले किया गया। फ्रांस की राजधानी पेरिस का यह हाल है, हर तरफ यहां पर आगजनी नजर आ रही है। आप देखिए एक बार फिर से पेरिस की तस्वीरें, जहां पर इन गाड़ियों में लगी आग को बुझाने का काम तो जारी है, लेकिन जो फ्रांस में आग लगी हुई है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। देखिए, एक और बड़ी अपडेट इस बीच आई है। फ्रांस हिंसा पर वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने बयान दिया, सोशल मीडिया को ठहराया जिम्मेदार। सोशल मीडिया के जरिए भड़काई गई है हिंसा, इंटरनेट और बच्चों की गलत परवरिश को भी इस विरोध का जिम्मेदार कहा।
और आइए अब देख लेते हैं कि फ्रांस में जो हिंसा हो रही है वहां पर जो हालात है वो क्या है और वहां के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने और क्या कहा, इस हिंसा को लेकर क्या बता रहे। देखिए, देश में पिछले 3 दंगों में एक जैसा ट्रेंड देखा गया है। सभी दंगों में काफी कम उम्र वाले शामिल हुए। इस बार भी देखा जा रहा है कि टीनेजर्स ज्यादा है। कम उम्र वाले आसानी से बहकावे में आ जाते हैं। बच्चों के 3 दुश्मन हैं, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, खराब परवरिश। ये बोल कौन रहा है? ये सारी बातें बोली जा रही है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की तरफ से। बच्चों पर इंटरनेट का बेहद बुरा असर पड़ रहा है। इमैनुअल मैक्रों यह बोल रहे हैं, सोशल मीडिया से अफवाह फैलाना बहुत आसान हो जाता है। इसी के बाद ये तमाम जो टीनेजर्स है वो सड़कों पर उतर के उपद्रव मचा रहे। वीडियो गेम्स दिमाग में जहर भर रहे हैं। वीडियो गेम को इसके पीछे वजह बताया जा रहा है। मां बाप अपने बच्चों को घर पर रखे, ये बात भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोली है। अंजलि, बिल्कुल, तो हिंसा पर ये मैक्रो की थ्योरी है। रामकृपाल सर, ये जो यंगस्टर्स सड़कों पर उतर करके विरोध कर रहे हैं कि कई इमारतों को आग लगा दिया गया, कई गाड़ियों को आग लगा दिया गया, क्या वहां के राष्ट्रपति ये जो 3 वजह गिना रहे हैं, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने की वजह से, खराब परवरिश की वजह से और वीडियो गेम की वजह से, ये थ्योरी आपको समझ में आ रही है? कुछ राष्ट्रपति को ऐसा बयान देना चाहिए? देखिए अंजलि जी, सवाल इस बात का है कि अगर राष्ट्रपति को बीमारी का पता था तो इलाज क्यों नहीं? बिल्कुल सही बात है। पहली बात यह, देखिए भाई, जो बेसिक चीज़ है, अगर इसमें आप देखें तो सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पूरी दुनिया में 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किताब से निकल गया है, संविधान से निकल गया है, लेकिन वास्तविक लाइफ में है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है, जैसे कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने बहुत पहले कहा था कि यूरोप एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा, उसके लिए हमें आतंकवादियों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, और फैक्ट भी है ये। तो एक अगर आप देखिए तो एक, मैं बल्कि शरणार्थी नहीं कहूँगा, शरणार्थियों से उतना खतरा नहीं है। शरणार्थियों से हिंदुस्तान में भी खतरा नहीं है, घुसपैठियों से खतरा है, जिनको काउंट नहीं किया गया है। आज 140 करोड़ हम कहते हैं, पता नहीं हमारी रियल आबादी क्या होगी अगर घुसपैठियों में काउंटेड नहीं है। समीर सर, तो बस एक लाइन और, तो जो मैनुअल जी ये कह रहे हैं बेसिकली इसके है, यूरोप हमेशा उदारवाद रहा। जब भारत कहता रहा कि हिंसा चाहे किसी भी तरह की हो उसको विरोध कीजिए, तब यही यूरोप जो है बहुत बड़ा मानवाधिकार की बात करता रहा। आज जब अपने ऊपर आई है तो सोशल मीडिया गड़बड़ है, फलाना मीडिया। बिल्कुल, अब इसी पर समीर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या इतना सब कुछ हो रहा है, पूरा फ्रांस जला जा रहा है, लेकिन फिर भी जो फ्रांस के राष्ट्रपति है वो जानबूझकर, आपको लग रहा है कि आंख में पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं? और थोड़ा पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी आप जवाब दे दीजिए, इन दोनों कॉन्टेक्स्ट में। बिल्कुल, मुझे लग रहा है फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने जो बयान दिया वो बहुत गैर जिम्मेदारपूर्ण है, वह पूरी तरह से असफल रहे। बाकी मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूँ कि देखिए, शरणार्थी में और घुसपैठी में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तिब्बत से जो लोग भारत में आए, आप उन्हें शरणार्थी कहते हैं, वो शरणार्थी है। लेकिन बांग्लादेश से जो घुसपैठी घुसे हैं रोहिंग्या, वो शरणार्थी नहीं है, वो तो सब घुसपैठी है। और ये बांग्लादेश एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुका है बेसिकली घुसपैठियों को देश के अंदर लाने का। आप देखिए, बिहार से भी लगातार घुसपैठी अंदर भारत के अंदर आ रहा है, और भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे लग रहा है NRC लाना चाहिए, और खासतौर से ममता बनर्जी, जिस संवेदनशील राज्य की मुख्यमंत्री, जो जिसकी बॉर्डर बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, उसे तो पहले NRC की मांग करना चाहिए कि और इसीलिए सर सही कह रहे हैं आप, इसीलिए देश में CAA और NRC की जरूरत थी, जिसका कई विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। उन्हीं में से एक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल है, जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। लौटेंगे आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों ने अब तक 1350 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया है। 234 इमारतों में आग लगा दी गई। देखिए कितना नुकसान पहुंचाया जा रहा है। रात में करीब 1000 और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। और आइए अब आपको एक बार फिर से पूरी डिटेल देते हैं कि आखिर 27 जून को हुआ क्या था, जिसकी वजह से आज फ्रांस जल उठा है, और आज के हालात क्या है। ये पूरी टाइमलाइन इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हालात खराब हुए। नाहेल पर जल रहा है कैसे फ्रांस। तारीख थी 27 जून की, शहर था नैन्तेरे फ्रांस का। 2 पुलिस अफसरों ने एक कार को रोका। इसके बाद क्या हुआ, ड्राइवर नाहेल के साथ पुलिस की बहस हुई। नाहेल खुद जो 17 साल का है, वो गाड़ी चला रहा था। पुलिस ने नाहेल के सिर में गोली मारी। नाहेल ने कार तेजी से दौड़ाई, जो कि आगे जाकर
क्रैश हो गई, हादसे का शिकार हुई और नाहेल की इसके बाद मौके पर ही मौत हो गई। ये पूरा जो वाकया है वो 27 जून का है जब घटना हुई है। नाहेल की उम्र कितनी है? सिर्फ 17 साल थी। जो नाबालिग था उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, यह पुलिस की तरफ से कहा गया। पुलिस ने गाड़ी रोककर खिड़की से गोली मारी है, जो जानकारी आ रही है सामने और वीडियो भी है सामने। 38 साल का पुलिस अफसर अब सस्पेंड किया गया है, उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। पुलिस अफसर को हिरासत में लिया गया है, लेकिन आपने देखा कि उसके बाद कैसे पूरा जो फ्रांस है वो जल उठा है। हालांकि जो नाहेल की मां बोल रही है कि सिर्फ एक पुलिसकर्मी इसके लिए जिम्मेदार है। जयशंकर जी, मैं यहां पर थोड़ा फ्रांस के संदर्भ में आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ये जो आग है, क्योंकि पेरिस से दंगे शुरू हुए, अलग अलग शहरों में फैल रहे हैं, डर इस बात का भी जताया जा रहा है कि ये अब फ्रांस से निकलकर दूसरे देशों में भी फैल सकते हैं? नहीं करुणाशंकर, ये खबर तो आ रही है। आज मैं कहीं देखा एक साल बेल्जियम में भी इस तरह के कुछ उपद्रव की घटनाएं हुई हैं। देखिए, सीधी सी बात मेरा ये मानना है कि नाहेल की हत्या हुई, नस्ली आधार पे हुई, लेकिन उसका विरोध शांतिपूर्वक ढंग से करना चाहिए था। वहाँ के लोगों को शांतिपूर्वक ढंग से विरोध प्रदर्शन, धरना, जो भी करना हो वो करना चाहिए था। हिंसा कतई नाजायज है, चाहे वो कहीं पर भी हो। मैंने शुरू में भी कहा था, चाहे वो मणिपुर में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे फ्रांस में हो। अभी तक मणिपुर के बारे में हम लोग चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि 2 महीने से लगातार हो रही है हिंसा की घटनाएं। 136 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। फ्रांस में अभी कोई मारा नहीं गया, एक भी आदमी मरा नहीं है। वहां संपत्ति को नुकसान हुआ है, कार गाड़ियां जलाई गई हैं, इमारतें जलाई गई हैं, हिंसा हो रही है। किसी भी तरीके से विरोध का रास्ता नहीं होना चाहिए, चाहे वो भारत में किसी तरीके का कोई मामला हो या फिर फ्रांस में ही क्यों ना हो। लॉर्ड ट्रे सर, देखिए ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, फ्रांस में काबू में नहीं आ रहे हैं प्रदर्शनकारी। पेरिस की बात करें और साथ ही दूसरे अन्य शहरों की, तो वहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हिंसा और आगजनी के साथ लूटपाट भी जारी है। तो लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं फ्रांस के अलग अलग शहरों से हिंसा और आगजनी की। और देखिए ताजा वाकया क्या हुआ, एक बड़ी खबर आ रही है कि फ्रांस में चीनी यात्रियों की जो बस थी उस पर हमला हो गया है। हमले के बाद बस ने अपना रूट बदला, स्विट्जरलैंड की तरफ रवाना हुए हैं अब चीनी यात्री। तो वहां पर जो विदेशी पर्यटक हैं, जो विदेशी हैं, उनको भी किस तरह से बड़ा खतरा है। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बस के अंदर से इस वीडियो क्लिप को रिकॉर्ड किया गया और फिर कैसे जैसे हमला हुआ इसके बाद इस बस का रूट डाइवर्ट किया गया स्विट्जरलैंड की तरफ। तो देखिए, बहुत बड़ी ये चर्चा थी, विषय फ्रांस में लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन को लेकर के और भारत को क्या सबक लेना चाहिए फ्रांस की इस पूरी घटना को देखते हुए, इस पर हम चर्चा कर रहे थे। सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। समय इतना ही था और हिमांशु, आप नजर बना रखिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे जानकारी लेने के लिए।